जय हिंद दोस्तों। आपका आपके चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूट्यूब बोर्ड में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए त्रिभुज चैप्टर से संबंधित विषय पर हम लोग कुछ बातें करेंगे। जैसे हम लोगों का चैप्टर आज का त्रिभुज है। अगर हम त्रिभुज के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यहाँ पर त्रि मतलब हो जाएगा तीन और एंगल मिस हो जाएगा कोण। इसी से ट्रायंगल का अगर हिंदी रूपांतर देखा जाए तो त्रि और भुजा में भुजा। अर्थात हम लोग त्रिभुज को दो भागों में बांट सकते हैं, दो प्रकार से बांट सकते हैं। अगर दो अब कह सकते हैं कि दो आधार से बांट सकते हैं, दो आधार में बांट सकते हैं। पहला आधार हमारा हो जाएगा कोण और दूसरा हमारा आधार हो जाएगा भुजा। तो हम त्रिभुज को दो आधारों में बांटेंगे, एक कोण पर एक भुजा पर। तो इन दोनों आधारों को हम लोग त्रिभुज की परिभाषा भी देंगे। अगर त्रिभुज की परिभाषा की बात किया जाए तो कोण के आधार पर कहें तो हम लोग त्रिभुज की परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसी आकृति जिसकी तीन कोण हो, तीन कोने हो, उसे हम लोग त्रिभुज करेंगे। ऐसी आकृति जिसके तीन कोने हो, एक दो तीन, उसे हम लोग त्रिभुज कहेंगे। अगर दूसरे आधार पर भुजा के आधार पर देखा जाए त्रिभुज की परिभाषा तो हम कह सकते हैं कि ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से बनी हो उसे हम लोग त्रिभुज कहेंगे। जैसे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो ये हमारी ए बी सी जो होगा ये एक त्रिभुज होगा। तो अर्थात हम लोग त्रिभुज को दो आधारों में बांट सकते हैं, एक कोण एक भुजा के आधार पर। अगर कोण पर परिभाषा दिया जाए तो तीन कोणों वाले आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अगर भुजाओं का अगर परिभाषा दिया जाए तो तीन भुजाओं से बनी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद हम लोग इनके आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़े। अगर हम त्रिभुज के प्रकार अगर कोणों के आधार पर देखें तो कोणों के आधार पर हमारे त्रिभुज जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। वहीं तीसरे की बात करें तो अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हमारे तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अगर न्यून कोण की बात किया जाए तो न्यून कोण के जो त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज के सभी को थीटा मान लिया जाए तो सभी को 90 अंश से कम होते हैं। अगर समकोण की बात किया जाए तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कम से कम 90 अंश के बराबर होगा। अगर वही अधिक कोण की बात करें तो उसमें कम से कम एक कोण 90 अंश से अधिक होगा। इस प्रकार अगर हम न्यून कोण की बात करें तो इसमें कहा गया कि प्रत्येक कोण जो होंगे 90 अंश से कम होंगे। अगर समकोण की बात किया जाए तो इसमें कहा गया कि इसमें जो एक कोण होगा कम से कम 90 अंश होगा। और अधिक कोण में बोला गया कि इसमें जो एक कोण होगा कम से कम वो 90 अंश से अधिक होगा। इस प्रकार हम लोग त्रिभुज को कोणों के आधार पर तीन प्रकार से बांटते हैं। अब हम लोग भुजाओं के आधार पर अगर त्रिभुज को देखें तो भुजाओं के आधार पर भी हमारे त्रिभुज तीन प्रकार से बांटे जा सकते हैं। पहला जो हमारा होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु
त्रिभुज। वही तीसरे की बात करें तो ये होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। इस प्रकार हमारे तीन प्रकार के त्रिभुज होंगे। अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो जो समबाहु त्रिभुज होता है इसकी तीनों भुजाएं समान होती है ना, बराबर होती है। अगर ये तीन है तो ये भी तीन, ये भी तीन, सभी की होगी। समद्विबाहुओं की बात करें तो इसमें दो भुजाएं बराबर होती है और एक भुजा भिन्न 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 होता है। अगर इसी प्रकार विषम बाहु त्रिभुज की बात करें तो इसमें जो होते हैं भुजाएं भिन्न भिन्न होती है। अगर इसे 3, 4, 5 इस प्रकार हमारे त्रिभुज दो आधारों पर बटा होता है। हमारा जो त्रिभुज होगा दो प्रकार से बटा होगा। एक होता है सर्वांग समत्रिभुज, सर्वांग समत्रिभुज। दूसरा होता है समरूप त्रिभुज। अगर हम इसकी समानता त्रिभुज की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होगी ऐसे दो त्रिभुज जिनके माप और मापांक दोनों बराबर होते हैं। अर्थात ऐसे दो त्रिभुज जिनके संलग्न भुजाओं के माप और संलग्न भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। अर्थात अगर हमारा दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है तो अगर हमारा ए बी दो संलग्न भुजा हमारा ए बी दो होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। इसी प्रकार कोण आपका 30 अंश है तो ये भी आपका 30 अंश होना चाहिए। अगर ये आपका 40 अंश है तो ये भी आपका, अगर ये आपका 70 अंश है तो ये भी आपका 70 अंश होना चाहिए। ये अगर 80 अंश है तो आपका ये भी 80 अंश होगा। तो ये हमारे सर्वांग त्रिभुज है। अगर हम समरूप त्रिभुज की बात करें तो समरूप त्रिभुज में ऐसे दो त्रिभुज जिनके संलग्न भुजाओं का अनुपात तथा उनके कोण बराबर होते हैं। संलग्न भुजाओं के अनुपात, जैसे कि हमारे दो त्रिभुज दे रखे हैं, ऐसे एक त्रिभुज अब ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है संलग्न भुजाओं का अनुपात। संलग्न भुजा का मतलब ए बी का संलग्न भुजा पी क्यू, बी सी का संलग्न भुजा क्यू आर और ए सी का संलग्न भुजा पी आर। अगर ये बराबर एक अनुपातिक रूप से बराबर है तब ये समरूप त्रिभुज होंगे, या इनके जो अंदर के कोण है ये बराबर होंगे तब भी ये समरूप त्रिभुज हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये आपका 2 है तो अनुपातिक रूप से बराबर होने के लिए आपको ये 4 होना पड़ेगा। अगर ये 3 है तो इसका 6 होना पड़ेगा। ये 4 है तो इसका 8 होना पड़ेगा। अनुपातिक रूप का मतलब होता है जैसे ए बी का संलग्न भुजा पी क्यू हो जाएगा। अगर हम बी सी का संलग्न भुजा की बात करें तो क्यू आर हो जाएगा। वहीं अगर हम AC के संलग्न भुजा की बात करें तो हमारा PR हो जाएगा। अगर हम भुजाओं संलग्न भुजाओं के अनुपात की बात करें, संलग्न भुजाओं के अनुपात की बात करें तो संलग्न भुजाओं के अनुपात बराबर होना चाहिए। अर्थात AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR होना चाहिए। अगर हम इसे लिखे AB की बात करें तो AB हमारा देखें तो AB हमारा 2, वहीं PQ की बात करें तो PQ हमारा 4 बराबर। वहीं BC की बात किया जाए तो BC 3
वही क्यूआर की बात किया जाए तो 6, वही एसी की बात किया जाए तो 4, वही पीआर की बात किया जाए तो 8। अगर हम इसे देखें तो ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, अर्थात इसके जो अनुपात है बराबर है। तो इस प्रकार हम लोग सर्वांशम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज में अंतर पैदा करते हैं, अंतर होता है। तो फिर से हम लोग देखते हैं सर्वांशम त्रिभुज किसे कहेंगे। सर्वांशम त्रिभुज में ऐसे दो त्रिभुज जिसके संलग्न भुजा तथा संलग्न कोण बराबर होने चाहिए। वही समरूप त्रिभुज की बात करें तो समरूप त्रिभुज में संलग्न भुजाओं का अनुपात तथा कोण बराबर होने चाहिए। इसमें भुजाओं कोण डायरेक्ट रूप से बराबर होने चाहिए, इसमें जो संलग्न भुजाएं जो होंगी अनुपातिक रूप से बराबर होने चाहिए। तो ये हमारे सर्वांशम और समरूप त्रिभुज के उदाहरण। अब हम लोग सर्वांशम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज को सिद्ध करने की कसौटियों को पढ़ेंगे। तो सर्वांशम त्रिभुज को सिद्ध करने की कसौटियां हमारी 3 होती। पहला कसौटी होता है यस यस यस। यस का मतलब होता है साइड, साइड का मतलब होता है भुजा, यानी जिसकी 3 भुजाएं बराबर हो उसे सर्वांशम हम लोग मान लेंगे। दूसरा हमारा जो होता है यस ए यस, अर्थात जिसके 2 भुजा और 1 कोण बराबर हो उसे हम लोग सर्वांशम मान लेंगे। इसी प्रकार तीसरा जो होता है ए यस ए, अर्थात जिसके 2 कोण और 1 भुजा बराबर हो उसे हम लोग सर्वांशम लेंगे। यस यस ए का मतलब देख लेते हैं। ऐसे आपको 2 त्रिभुज दिए रहे हैं, इन त्रिभुज के साइड यानी भुजा जो होंगे सब बराबर होने चाहिए, ये पहला नियम हुआ। अगर यस ए यस की बात करें तो इसमें 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, कम से कम 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जैसे ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये हमारा सर्वांशम त्रिभुज होगी। अगर हम तीसरे की बात करें तो इसमें जो होते हैं 2 कोण और 1 भुजा बराबर होनी चाहिए, 2 कोण और 1 भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए। तो अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती है तो सर्वांशम त्रिभुज को सिद्ध करेंगे। अगर हम सर्वांशम त्रिभुज की बात करें तो सर्वांशम त्रिभुज अगर हम इसे ए बी सी इसे पी क्यू आर लिखते हैं तो सर्वांशम त्रिभुज लिखने के लिए हमें त्रिभुज ए बी सी ऐसे बना के एक पट फाइल लिख के हमें त्रिभुज पी क्यू आर लिखना होगा। ये हमारा सर्वांशम त्रिभुज का सिंबल हुआ। इसी प्रकार अगर हम समरूप त्रिभुज की बात करें तो समरूप त्रिभुज को हम लोग इन 3 विधियों से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। और कहा जा सकता है कि सभी सर्वांशम त्रिभुज एक समरूप त्रिभुज होते हैं। सभी सर्वांशम त्रिभुज जो होते हैं एक समरूप त्रिभुज होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांशम हो जाए ये जरूरी नहीं है। अर्थात इसका मतलब हुआ अगर हम इसके नियम की बात करें इसमें जो हमारे 3 नियम होंगे जो सर्वांशम के होंगे वो समरूप को सिद्ध करेंगे। पहला तो हमारा ये हो गया यस 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 का, दूसरा हमारा हो जाएगा यस ए यस का। अगर हमारा त्रिभुज सर्वांशम है तो पक्का समरूप भी होगा ए यस ए का। इसमें एक और जुड़ जाता है ट्रिपल ए, यानी ए इसके तीनों को बराबर होते हैं। तो हम लोग समरूप त्रिभुज को इन चार नियमों द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि ये हमारे जो दो त्रिभुज होंगे समरूप त्रिभुज होंगे। यहाँ पे एक जो जुटा है ये समांतर त्रिभुज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम एक छोटा सा त्रिभुज बनाए एक बड़ा सा त्रिभुज बनाए, इन दोनों का अगर कोण की बात करें तो दोनों कोण 60 अंश हो सकते हैं, 60 अंश हो सकते हैं, लेकिन ये सर्वांशम नहीं हो सकते, छोटा है या बड़ा है। वही अगर हम समरूप त्रिभुज की बात करें तो समरूप त्रिभुज हो सकता है इसकी लंबाई 2, इसकी लंबाई 4 हो, इसकी भी लंबाई 2, 4 हो, 2 4 हो।
अनुपातिक रूप से बराबर हो जाए। तो इस प्रकार हमारा सर्वांशक और समरूप त्रिभुज में अंतर हम लोग देखे और उनकी कसौटियों को पढ़े। अब हम लोग